हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 20th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। और रिसीवेबल मैनेजमेंट पे ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि जो लास्ट के दो लेक्चर्स थे रिसीवेबल मैनेजमेंट पे, लेक्चर 18 और लेक्चर 19, उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, क्या जरूरत है, क्या पर्पस है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट का, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल हैं जो क्रेडिट पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है अकाउंट रिसीवेबल में। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लेक्चर 18 में पढ़ा था। फिर उसके बाद लेक्चर 90 में मैंने आपको ये सारे टॉपिक बताए थे। मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, सही बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी कौन सी होती है, तो उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो वो सब हमने ग्राफ से समझा था। और उसके बाद मैंने आपको क्रेडिट पॉलिसी के 3 वेरिएबल बताए थे, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस, क्रेडिट टर्म, कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लेक्चर 19 में डिटेल में डिस्कस किए थे, राइट। तो चलिए आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज है हमारा लेक्चर 20 और आज हम पढ़ेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है मॉनिटरिंग रिसीवेबल। जो फर्म होती है वो अपने जो भी रिसीवेबल है उनको मॉनिटर करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको मैनेज करती है, जिसके लिए वो दो ट्रेडिशनल मेथड यूज करती है। पहला है कलेक्शन पीरियड, दूसरा है एजिंग शेड्यूल। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है जो फर्म यूज करती है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, फैक्टरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने देखा है कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका अलग होगा, ठीक है, लेकिन लॉजिक अगर समझ में आ गया है तो किसी भी तरीके से पूछें यू कैन आंसर। तो फैक्टरिंग के बारे में जरूर आप समझ लीजिएगा, आज मैं पढ़ाऊंगी। फैक्टरिंग क्या है, नेचर क्या है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉनिटरिंग रिसीवेबल। तो जैसा मैंने बताया था, फर्म को बहुत जरूरी है, फर्म के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी अपने रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल मतलब तो पता है ना। देखिए, जो फर्म अपने प्रोडक्ट सेल करती है, चलिए एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ। फर्म जो भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है वो कैश में भी कर सकती है, वो क्रेडिट में भी करती है। ठीक है, तो जो भी फर्म अपने क्रेडिट में जो सेल करती है, तो वहां से जनरेट होता है रिसीवेबल, जिसको बुक ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसे अकाउंट रिसीवेबल करके रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे जनरेट होता है, अराइज होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी वो पैसा जो रिसीव होने वाला है, रिसीवेबल ना, यानी वो कैश जो हमें रिसीव होगा इन फ्यूचर। फर्म को जो कैश फ्यूचर में रिसीव होगा, उसने क्रेडिट पे सेल किया है, उधार पे सेल किया है और अभी कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, कस्टमर शायद उसे 15 दिन बाद दे। ठीक है, तो वही है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो अभी नहीं रिसीव हो रहा है बट फ्यूचर में उसे रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। तो फर्म के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी अपने रिसीवेबल्स है उनको मॉनिटर करते रहे, कंट्रोल करते रहे। ठीक है, ताकि इंश्योर करे कि वो रिसीवेबल टाइमली कलेक्ट हो जाए। ठीक है, समय पे वो पूरा पैसा जो आना है वो वापस आ जाए। तो दिस इज रिसीवेबल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिसीवेबल जो होता है ना, अकाउंट रिसीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीशन तो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर फर्म नई नई अपनी मतलब कह लीजिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ला रही हैं, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, ये जो रिसीवेबल्स है, क्रेडिट सेल है, या कह लीजिए जो ट्रेड क्रेडिट है, उधार पे सेलिंग करना। ठीक है, ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केटिंग टूल है। क्योंकि देखिए एक बार में कैश में पेमेंट करना तो मुश्किल है, बट कस्टमर को अगर फैसिलिटी दे दो कि तुम 15 दिन बाद पेमेंट करना, 1 महीने बाद करना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक, तो इसलिए रिसीवेबल जरूरी भी है, अकाउंट रिसीवेबल जरूरी है, फर्म क्रेडिट पे सेल करे ये जरूरी भी है। ठीक है, बट इसे प्रॉपर मैनेज करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करते रहना, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रेडिट पॉलिसी। उसके लिए फर्म पूरी सोच समझ करके, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाती है कि किस तरीके से क्रेडिट देगी, किनको क्रेडिट देगी, किनको नहीं देगी, क्रेडिट का टर्म क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें कंसीडर करती है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, तो रिसीवेबल को हमने समझ लिया, मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिसीवेबल को मैनेज मैनेज करना बहुत जरूरी है। और दो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं
ठीक है, जिनसे रिसीवेबल को मैनेज किया जाता है। इवन ये लिखा है ट्रेडिशनल मेथड, बट अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यही मेथड यूज होता है। बहुत अच्छा मेथड है, बट एक और नया मेथड, एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है, दैट इज कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स। कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूज करती हैं कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स, पर ज्यादा पॉपुलर यही है। ये जो ट्रेडिशनल दो मेथड है यही ज्यादा पॉपुलर है। पहला क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, दूसरा क्या है, एजिंग शेड्यूल। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड तो खैर मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब एवरेज नंबर ऑफ डेज, यानी एक्चुअल एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच द डेटर रिमेन आउटस्टैंडिंग, यानी एक्चुअली में कितने एवरेज नंबर ऑफ डेज में डेटर पेमेंट कर दे रहा है पैसे का, दैट इज कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब, देखिए कंपनी ने तो उसको कहा था कि तुम 40 दिन का आपको क्रेडिट टर्म दिया जा रहा है, आप 40 दिन में पेमेंट कर दीजिएगा, बट सपोज करिए डेटर ने 25 दिन में पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है कि एक्चुअली में उसने कितने दिन में पेमेंट किया, एवरेज नंबर ऑफ डेज, ठीक है, फॉर विच डेटर रिमेन आउटस्टैंडिंग, यानी कितने दिन के लिए वो आउटस्टैंडिंग था, कितने दिन में पेमेंट कर दिया, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब जरा एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो एसीपी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये कॉन्सेप्ट क्या पहले आपने कहीं पढ़ा है, कहीं क्लास 11 क्लास 12, या मैंने कहीं पहले पढ़ाया है? तो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपने भी पढ़ा होगा क्लास 12 में। क्लास 12 में एक चैप्टर था रेशियो एनालिसिस, याद आ रहा है, रेशियो एनालिसिस पढ़ा था। रेशियो एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा डेटर टर्नओवर, याद आ रहा है, रेशियो एनालिसिस में था डेटर टर्नओवर। एक्टिविटी रेशियो था, एक्टिविटी रेशियो में था डेटर टर्नओवर रेशियो। तो जब मैंने आपको डेटर टर्नओवर रेशियो मैंने भी पढ़ाया, और आपने अगर एनसीईआरटी वगैरह जहां से भी पढ़ा होगा, आपने वहां पढ़ा होगा, जब डेटर टर्नओवर रेशियो की बात होती है तो वहां पे बात होती है एसीपी की। एसीपी क्या होता है, एसीपी इज 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। एसीपी क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, एसीपी होता है। ठीक है, यानी 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो क्या था, डेटर टर्नओवर रेशियो तो सेल्स बाय डेटर था ना, तो इस डेटर को ऊपर ले जाइए तो ये डेटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया इसका फॉर्मूला। एसीपी का फॉर्मूला क्या है, यही देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। डेटर, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, डेटर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। तो ये बेसिकली क्या है, ये वही तो है, 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ये वही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसीपी एंड डेटर टर्नओवर रेशियो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एसीपी इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक, अब एसीपी का फॉर्मूला तो पता चल गया ना, एसीपी क्या है, एसीपी है डेटर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, दिस इज एसीपी। ठीक, अब ये जो एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इसको कंपेयर किया जाता है विद फर्म्स स्टेटेड क्रेडिट पीरियड। फर्म का जो स्टेटेड क्रेडिट पीरियड है, स्टेटेड क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब है कि फर्म ने कितना दिन दिया था। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा कुछ क्या। ठीक है, ये जो एसीपी होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको कंपेयर किया जाता है फर्म के स्टेटेड क्रेडिट पीरियड से कंपेयर किया जाता है। स्टेटेड क्रेडिट पीरियड यानी फर्म ने कितने दिन दिए थे, कस्टमर को कितने दिन में पैसा वापस करने के लिए कहा था। ठीक है, और एसीपी मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक्चुअली में उसने कितने दिन में वापस किया। ठीक है, तो अगर सपोज करिए, एग्जांपल मैंने दिया है कि सपोज करिए स्टेटेड क्रेडिट पीरियड था 25 डेज, यानी उसको 25 डे का क्रेडिट टर्म दिया गया था, और उसने एक्चुअली में 40 डेज में रिटर्न किया। तो व्हाट डज इट शोज, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि फर्म बहुत ही लीनियंट है, फर्म के यहाँ बहुत ही लीनियंट सिस्टम ऑफ कलेक्शन है, यानी पैसे कलेक्शन का जो सिस्टम है फर्म के यहाँ, वो बहुत लीनियंट है, बहुत लिबरल है वो। ठीक है, ये शो करता है। तो एसीपी बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल, फर्म के जो रिसीवेबल है उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी स्पीड ऑफ कलेक्शन क्या है, कितनी तेजी से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें एसीपी से पता चलता है। ठीक है, बट एसीपी की एक लिमिटेशन है, एसीपी की क्या लिमिटेशन है कि ये एक एवरेज पिक्चर देता है। एसीपी की वैल्यू को देख के हमें एक एवरेज मतलब पिक्चर पता चलेगी, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर मैं आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल के बारे में अगर मुझे कंप्लीट डिटेलिंग चाहिए ना, तो वो हमें एसीपी की वैल्यू को देख के नहीं पता चलता, एवरेज कलेक्शन पीरियड की वैल्यू को देख के नहीं पता चलता। तो इसी लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए ये अगला कॉन्सेप्ट आया था, एजिंग शेड्यूल। ये जो एजिंग शेड्यूल आया था अगला कॉन्सेप्ट, ये इस लिमिटेशन को रिमूव करता है।
देखिए नाम क्या है, एजिंग शेड्यूल। शेड्यूल तो मतलब होता है टेबल, यानी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में कुछ हम बनाएंगे। एजिंग मतलब एज बढ़ना, इससे रिलेटेड है ना, हर दिन एक दिन के बाद दूसरे दिन एज बढ़ती जा रही है, उससे रिलेटेड है। तो एजिंग शेड्यूल में क्या होता है, बेसिकली यही करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं रिसीवेबल को, ठीक है। रिसीवेबल यानी जो पैसा हमें कलेक्ट होना है उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू डेज, डेज के हिसाब से, लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से हम उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ टेबल बनाई जाती है। पहला कॉलम आउटस्टैंडिंग पीरियड, ठीक है। दूसरा कॉलम आउटस्टैंडिंग अमाउंट और रिसीवेबल। तीसरा कॉलम परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीवेबल का कॉलम। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 to 25 यानी 25 दिन के अंदर कितने लोगों का पैसा आना था, रिसीवेबल कितना आना था, और कितना मतलब आया। तो ये है आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रिसीव हुआ, वो 2 लाख, ठीक है। 26 से 35 दिन में कितना कलेक्ट हुआ, 1 लाख। 36 से 45 50,000, 46 से 60 30,000 कलेक्ट हुआ। ओवर 60 डेज यानी 60 डेज से भी ज्यादा समय में जो पैसा कलेक्ट हुआ वो क्या था, 20,000, ठीक है। अब जरा इनको सम करिए, तो इनको सम करेंगे आएगा 4 लाख। तो इसका मतलब जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट था रिसीवेबल का था वो था 4 लाख, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं इन सब का परसेंट निकालूं, ये जो 2 लाख है ये 4 लाख का कितना परसेंट है, 50% है। अगर 1 लाख की बात करूं, 1 लाख 4 लाख का कितना परसेंट है, 25% है। 50,000 4 लाख का कितना परसेंट है, 12.5% है, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंट निकाले जाते हैं। तो ये जो हमने टेबल के फॉर्म में हमने रिसीवेबल को ऐसे शो किया है, ठीक है। इसमें क्या किया, ये जो रिसीवेबल है इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। टेबल के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ टाइम। जो लेंथ ऑफ टाइम है इसमें हमने ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसका फायदा ये है कि देखिए अब आपको इससे डिटेलिंग पता चल रही है, कि हमें डिटेलिंग ये पता चल रही है कि फर्म का जो स्टेटेड क्रेडिट पीरियड था वो 25 दिन का था, ठीक है। 25 दिन में कहा गया था कि पैसा वापस करना है, और फिर 50% रिसीवेबल मतलब क्या हो गए, रिसीव भी हो गए, ठीक है। 25 दिन में 2 लाख रुपए का जो रिसीवेबल था वो कलेक्ट हो गया, कस्टमर ने दे दिया, लेकिन 50% कलेक्ट हुए, लेकिन 50% क्या रह गए, स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जीरो से, इसमें सपोज करिए फर्म ने जो टाइम पीरियड दिया था वो 25 डेज का क्रेडिट टर्म दिया था, ठीक है। तो इस 0 to 25 में 50% जो रिसीवेबल थे कलेक्ट हो गए, और पूरा होता है 100%। तो 50% कलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, बचे हुए 50% नहीं कलेक्ट हुए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर दिख जा रही है। 26 दिन से 35 दिन तक कितने लोग के मतलब कितना कलेक्शन आया, 1 लाख का अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो इससे एक डिटेल पिक्चर हमें पता चल रही है। तो ये है एजिंग शेड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल को मैनेज करने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे आज की तारीख तक 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वैसे आप लोगों का बहुत सपोर्ट है मेरे चैनल पे, आप लोग ही मेरे वीडियो शेयर करते हैं, वरना मुझे तो मतलब वीडियो प्रमोशन की कोई स्ट्रेटजी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे पढ़ाना आता है, बाकी मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा कुछ भी नहीं आता है। और मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे कैसे मैं प्रमोट कर सकती हूँ। बट मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे मतलब मतलब आप लोगों की ही वजह से, और कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की वजह से मेरे जो वीडियो है, मैं कह लीजिए 0 सब्सक्राइबर से आज मेरे चैनल पे 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना मुझे तो कोई भी प्रमोशन की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा कुछ भी नहीं आता है। मुझे केवल पढ़ाना आता है जो मैं पढ़ा रही हूँ। बट आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। उसी की वजह से मेरा चैनल आज टचवुड ठीक चल रहा है, और मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है। आप लोग अगर पढ़ते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे चैनल को शेयर करते हैं, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा मतलब कह लीजिए मोटिवेशन बना रहता है। वरना सही में अगर कोई फीडबैक ना मिले ना, तो पर्सन नहीं डाल सकता आगे वीडियो। बहुत मुश्किल है ये, किसी के लिए भी, किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाए अगर उसे फीडबैक ना मिले तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
देखिए, जो फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसके पास बहुत सारे काम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है? कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार बना रही है, तो उसकी मेन एक्सपर्टीज़ क्या है? कार बनाना, ठीक है? उसी में उसे एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है। बट अगर सपोज़ करिए वो क्रेडिट पे सामान सेल कर रही है, ठीक है? जो सेल कर रही है, वो क्रेडिट पे भी सेल कर रही है, तो उसके कुछ डेटर्स होंगे, ठीक है? वहाँ से कलेक्शन करना होगा। अगर जो फर्म है, वो अपना मेन काम छोड़ करके डेटर से अपने क्रेडिट मैनेजमेंट पे फोकस करने लगे, ठीक है? जो भी डेटर्स है, उनके कलेक्शन पे फोकस करने लगे, तो उसका जो मेन काम है, वो तो रह जाएगा ना। तो इसीलिए इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आई विच आर स्पेशलाइज्ड इन क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, फैक्टरिंग क्या होती है? फैक्टरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्हें कहते हैं। इनका मेन काम होता है क्रेडिट मैनेजमेंट, जो भी क्रेडिट पे सेल हो रही है, ठीक है, उसको मैनेज करना, वहां से कलेक्शन करना, जो भी बैड डेप्ट अगर हो रहा है तो वो सब कलेक्ट करना, कलेक्शन रिसीवेबल, जो रिसीवेबल्स हैं उनको कलेक्ट करना, उनको मैनेज करना, उनको फाइनेंस करना, ये सब इनके मेन काम होते हैं। इनकी एक्सपर्टीज ही यही होती है, इनका काम ही यही होता है। और ये कई कंपनियों का काम मैनेज कर रही होती है। ये जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, कई कंपनियों का क्रेडिट मैनेजमेंट कर रही होती है, क्रेडिट कलेक्शन, ये जो रिसीवेबल कलेक्शन कर रही होती है, तो ये इसी काम में स्पेशलाइज होती है, इनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, तो ये बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। तो ये फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉपुलर है। पहले ये इंडिया में नहीं थी, ठीक है? पहले केवल डेवलप्ड कंट्रीज में थी, लेकिन अब ये धीमे-धीमे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, हर कंट्री में अब ये फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है? बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत ही इनोवेटिव न्यू कॉन्सेप्ट है। और इवन इंडिया में भी अगर बात करें तो बहुत सारे इंडियन बैंक्स हैं, कुछ के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बहुत सारे इंडियन बैंक्स हैं जिनकी सब्सिडरीज हैं जो स्पेशलाइज करती हैं फैक्टरिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, इलाहाबाद बैंक है, ये सब फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यानी ये क्रेडिट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कलेक्शन रिसीवेबल का कलेक्शन में हेल्प करती हैं, फाइनेंसिंग में हेल्प करती हैं, कलेक्शन ये जो रिसीवेबल है इनको मैनेज करने में हेल्प करती हैं। तो दिस इज फैक्टरिंग, यही फैक्टरिंग है, ठीक है? तो फैक्टरिंग की अगर मैं नेचर की बात करूं तो इट्स अ यूनिक फाइनेंशियल इनोवेशन। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, यूनिक फाइनेंशियल इनोवेशन है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो रिसीवेबल है उसको कलेक्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका काम होगा केवल इस टाइप के जो डेटर्स हैं उनको मैनेज करना। देखिए पहले क्या था, जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे, ठीक है, तब ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी, सारे सामान जो थे कैश पे सेल हो रहे थे, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी। बट जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होते गए, कंपटीशन मार्केट में बढ़ता गया, क्रेडिट पे सामान ज्यादा बिकने लगा। अब क्रेडिट पे बिक रहा है यानी डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। अब डेटर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कि उनको मैनेज करने के लिए एक अलग स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, ठीक है? तो इसीलिए इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट और वेरी बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे 4 के ही लिखे हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में भी अब जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है फाइनेंशियल एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों टाइप के सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट को। बेसिकली ये क्या हेल्प कर रही है? ये कन्वर्ट कर रही हैं नॉन प्रोडक्टिव इनएक्टिव एसेट को प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर रही हैं। ये बहुत खास बात है। ये जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये कर क्या रही है? ये नॉन प्रोडक्टिव इनएक्टिव एसेट यानी वो रिसीवेबल, वो पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलना था, अभी नॉन प्रोडक्टिव है, अभी इनएक्टिव है, जो पड़ा हुआ है, उसको वो प्रोडक्टिव एसेट यानी कैश में कन्वर्ट कर रही है। अब कैश तो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत यूज कर सकता है ना, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और ये फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस कंपनी के कुछ डेटर्स हैं, इस कंपनी के कुछ डेटर्स हैं, इसने सामान क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है? तो अभी ये डेटर से 1 महीने बाद, 1 महीने नहीं, सपोज करिए 2 महीने बाद पैसा रिसीव होना है। तो ये 2 महीने के बाद ये जो रिसीवेबल है, इस कंपनी के पास जो रिसीवेबल है वो क्या है? नॉन प्रोडक्टिव। अभी 2 महीने तक कोई पैसा नहीं आने वाला। तो ये क्या है? नॉन प्रोडक्टिव है, इनएक्टिव एसेट है जो रिसीवेबल है। वो एसेट है ना, क्योंकि पैसा आएगा फ्यूचर में, तो वो एसेट है, बट इनएक्टिव एसेट है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। लेकिन अगर ये कंपनी इस रिसीवेबल को सेल कर दे, अब ध्यान से सुनिए, ये जो कंपनी है अगर इस रिसीवेबल को सेल कर दे, फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दे, तो इसने क्या किया? अपने इनएक्टिव एसेट को एक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अगर ये इसको सेल कर दे फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसने अपने इनएक्टिव एसेट को एक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर दिया। और फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? इसको कैश तुरंत दे देगी, अभी के अभी इसको कैश दे देगी, और उसके बदले में कुछ फाइन नहीं, फीस कहेंगे, फीस चार्ज करेगी, ठीक है? ये जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये फीस चार्ज करेगी, और उसके बदले में इनको तुरंत कैश दे देगी कंपनी को, और कंपनी इस कैश को यूज कर लेगी। और फिर जो 2 महीने बाद जो पैसा आना है ये फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन रखेगी, ठीक है? तो
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हुआ, फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके, ये एक तरीका हो सकता है, या दूसरा कलेक्शन में भी हेल्प करती है। अगर बैड डेप्ट हो गए या कस्टमर से वही कलेक्शन करना है तो उसमें भी ये हेल्प करती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, सबसे पहली सर्विस क्या है, सबसे पहली सर्विस है सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी सेल्स लेजर है उसको पूरा मैनेज करना, क्रेडिट मैनेजमेंट करना। ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट करना यानी रिसीवेबल मैनेजमेंट करना, फुल क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड करना अपने कस्टमर को, कस्टमर की हेल्प करना, एडवाइस करना, सजेशन देना। ठीक है, जब कस्टमर किसी जब फर्म किसी कस्टमर को क्रेडिट दे रही है, क्रेडिट एक्सटेंशन कर रही है, ठीक है, क्रेडिट पे सामान बेच रही है, तो किस कस्टमर को बेचना चाहिए, किसको नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, तो इन सब में भी एडवाइस करना, गाइड करना, ये सब हेल्प करती है फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा जो सर्विस फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है दैट इज क्रेडिट कलेक्शन, क्रेडिट कलेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्ट एंड बैड डेट लॉसेस। तो क्रेडिट कलेक्शन तो समझ रहे हैं, जो भी रिसीवेबल है उनकी जो भी कलेक्शन एक्टिविटी है, रिसीवेबल को कलेक्ट करना है, उसमें भी ये जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करती है। और ये फुल या पार्शियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट बैड डेप्ट। ये खास बात है, ये जो बैड डेप्ट है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, कभी कभार पार्शियल प्रोटेक्शन या कभी कभार फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है फैक्टरिंग की। तीसरी जो सर्विस फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस अगेंस्ट द असाइंड बुक डेप्ट, यानी जो भी रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट एडवांस कैश भी देती हैं, जो अभी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था ना, लास्ट स्लाइड में एग्जांपल, कि आपकी कंपनी है और ये फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये जो रिसीवेबल है इसको सेल कर दीजिए, ये तुरंत आपको एडवांस कैश प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि कंपनी को तो कैश की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, नई मशीनरी खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, तो कैश की तो जरूरत पड़ेगी, और डेटर तो अभी 2 महीने बाद पैसा देंगे। ठीक है, तो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग एडवांस कैश अगेंस्ट बुक डेप्ट, जो भी बुक डेप्ट है उसके अगेंस्ट एडवांस कैश प्रोवाइड करती है, इसके लिए फीस चार्ज करती है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, राइट। और इसी के साथ अब हमारा जो रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, हमने देखिए, हमने अपना चैप्टर शुरू किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट है नॉट चैप्टर, हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये शुरू किया मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक वगैरह पढ़ाया। उसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के 6 मेथड्स हमने डिटेल में पढ़े। उसके बाद क्योंकि मुझे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बहुत डिमांड आ रही थी, एमबीए में ये पेपर होता है और एग्जाम आने वाला था एमबीए वालों का, एग्जाम आने वाले हैं एमबीए वालों के इवन, और मैंने लगभग 10 दिन के अंदर पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फिनिश हो गया है। हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा बेसिक पढ़ लिया है, कैश मैनेजमेंट पढ़ लिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ लिया, रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ लिया एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पढ़ ली। और अगर आप एमबीए का सिलेबस चेक करें तो यही है सिलेबस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इसमें न्यूमेरिकल आपको बुक से लगाने होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए, मैं ये ऑनलाइन में इतने ज्यादा मैं न्यूमेरिकल नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको बुक से लगाने होंगे, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सारा पढ़ा दिया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसी के साथ हमारा ये पूरा जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा एक पेपर होता है, चाहे अगर आप एमकॉम करते हैं या एमबीए करते हैं, एमबीए फाइनेंस में अगर करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पूरा पेपर होता है, जो आज हमारा फिनिश हो रहा है रिसीवेबल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अब अगले टर्न पे मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब पढ़ते हैं। तो ये अब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लेक्चर यूजफुल लगा कि आपने आज कुछ सीखा है। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यही बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, हेल्पफुल था भी कि नहीं था, कि बस मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ। ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।